है ना। और ये जब चर्चा भी करते हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल का उदाहरण देने में भी इंडस्ट्रियल लेवल तक नहीं जाते हैं। जैसे स्लैवनिज्म वो जब बोलता है कि मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर करने वाला, तो और ब्रैकेट में मैनुअल लेबर अपनी नई किताब है और ट्रेनिंग डेंजरस, उसमें लिखता है कि मैनुअल लेबर जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट, हमारे मतलब मैनुअल लेबर का रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है वो फ्लाइट अटेंडेंट है। मतलब ये मजाक है उस भारत की 60 करोड़ मजदूर आबादी के साथ जो फ्लाइट अटेंडेंट नहीं है, और वो 12 घंटे जो है असेंबली लाइन पे खटने वाली मजदूर आबादी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारी चीजें, और इसीलिए कोई सामाजिक आंदोलन हो जाता है। जैसे आंदोलन तो सामाजिक ही होगा ना, इसमें सामाजिक जब कोई जोड़ रहा है मतलब कुछ गड़बड़। ये सामाजिक क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि राजनीतिक नहीं, ये सत्ता का प्रश्न नहीं उठाते हैं कहीं, और ये प्रश्न नहीं उठाते हैं कि सत्ता पे कब्जा किया जाए, व्यवस्था पे कब्जा किया जाए। ये अलग अलग सामाजिक आंदोलन की जो प्लूरलिटी है, देखिए कितनी सुंदर प्लूरलिटी, और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का कोई होमोजेनाइजेशन नहीं किया जाता, नेशनलिज्म ने भी किया और सोशलिज्म मार्क्सिज्म कम्युनिज्म भी करता है। ये आर्गुमेंट पूरा मैं नहीं कह रहा हूं आपका है, लेकिन ये आर्गुमेंट का लॉजिकल टर्मिनेशन है। जब आप किस तरह के जब आप जनरल टर्म्स में होमोजेनाइजेशन, यूनिवर्सल नॉर्म और डाइवर्सिटी को क्रिटिकली समझने के बजाय डाइवर्सिटी को अनक्रिटिकली सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह यहां तक पहुंचता है कि डाइवर्सिटी को फ्रीज कर दिया जाए, इसको अश्मीभूत कर दिया जाए, इसको ऑसिफाई कर दिया जाए, इसको ज्योग्राफी और रहने दिया जाए। अब एक जगह ये सवाल आया कि वो हिस्सा मैं नहीं बताऊंगा जहां पे दलित लेबर का आयरिश लेबर से वो बहुत एक अधूरी तुलना हमने किया, हमने स्पष्ट भी कर दिया कि ऐसी कोई क्या बोलेंगे उसको, ऐसी कोई सादृश्य निरूपण हम नहीं कर रहे हैं, वहां पर एकदम कोई परफेक्ट मेटाफोराइजेशन नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि जहां पर भी लेबरर्स का डिवीजन होता है, हमेशा लेबर डिवीजन जो होता है वो लेबरर्स के डिवीजन में तब्दील होता है, और रूलिंग क्लास उस लेबरर्स के डिवीजन का इस्तेमाल करता है। और हम ऐसा ऑब्वियसली भी करें कि ऑटोमेटिकली वो डिवीजन वाली कॉन्शियसनेस वर्कर्स में नहीं काम करती है। जैसे कि अभी हीरो मोटोकॉर्प में हम लोग ने पता किया, एक सर्वे कर रहे थे वर्कर्स का, वो वर्ल्ड क्षेत्र में, वहां पता लगा जो परमानेंट वर्कर्स है उनकी सैलरी वैसे 35,000 रुपए है अभी, जो परमानेंट वर्कर्स है, और वो अभी 50,000 करने की मांग कर रहे हैं। मैनेजमेंट 42,000 करने को तैयार है, और वो लेकिन मांग नहीं है। हमको अपने आप में से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसी मांग उठानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस बात पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेका वर्कर्स की सैलरी मात्र 8,000 रुपए है, इसको वो इंक्लूड ही नहीं करता है। तो ये डिवीजन तो ऑटोमेटिक भी काम करता है, हमेशा रूलिंग क्लास ही नहीं पैदा करता है, ऑटोमेटिक भी काम करता है। और इसीलिए लेनिन ने कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस कोई गिवन चीज नहीं है, ये स्ट्रगल करके पैदा की जाने वाली लगातार, और स्ट्रगल करके लगातार निर्मित की जाने वाली। और इसलिए जब भी कोई बोलता है कि क्लास, देखिए मजदूर भी तो बन शामिल, ऑब्वियसली शामिल होगा स्पॉन्टेनियसली इस तरह की। अगर वर्किंग क्लास स्पॉन्टेनिटी ही प्रोलेटारियन कॉन्शियसनेस होती, अगर मजदूर वर्ग सोसाइटी पूरी तरीके से सहारा चेतना पैदा कर सकता, तो वेंगार्ड की कभी कोई जरूरत नहीं होती। वेंगार्ड की जरूरत ही एग्जैक्टली इसलिए होती है क्योंकि मजदूर वर्ग स्पॉन्टेनियसली बहुत तरह की चीजें पैदा कर सकता है। वो कम्युनल कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है, वो कास्ट कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है, वो पेट्रियार्कल कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है, वो इकोनॉमिज्म पैदा कर सकता है, वो ट्रेड यूनियनिज्म पैदा कर सकता है। और इसीलिए प्रोलेटारियन कास्ट कॉन्शियसनेस की जो बात है, जो लेनिन ने कही कि वो बाहर से इंजेक्ट होती, तो बहुत लोगों ने इसको एलिटिस्ट थियरी माना, इसको माना कि सब्स्टिट्यूशनिज्म है, ये जो है क्योंकि एक जगह ये बात आई, एक जगह ये बात आई है कि मार्क्स ने भी तो यही बात कही, किसी और साथी ने शायद ये बात कही कि सर्वहारा वर्ग के कि सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व की बात करते हुए ये भी तो कि सर्वहारा नेतृत्व करे, वहां वो एक क्लास की बात कर रहा है, क्योंकि जितने भी ग्रेट टीचर्स हैं उसमें स्टालिन को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी परिवार अर्ध सर्वहारा की स्थिति में भी नहीं था। ये सब लोग पेटी बुर्जुआ के अलग अलग सेक्शन से आते हैं। जब ये कहा जाता है कि प्रोलेटारियन मुक्ति के आंदोलन, सर्वहारा मुक्ति के आंदोलन का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा, तो कतई कतई इसका मतलब ये नहीं था कि उसका एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति और उसको रिप्रेजेंट करने का दावा रखने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति पे होगा जो कि खुद किसी मजदूर घर में रहता हो। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो इस चीज को इस चीज पे सीमित कर देगी कि सर्वहारा सर्वहारा के लिए बोलेगा, औरत औरत के लिए बोलेगा, तो फिर प्रेमचंद कभी भी एक कुत्ते की कहानी नहीं लिख सकते थे, कथा नहीं लिख सकते थे, कुत्ते का दिल जो लिखा गया। मतलब मैं नहीं कह रहा कि सर्वहारा का इस तरह का मैं सिर्फ लॉजिक के फ्रेम पे कह रहा हूं, तो इसको इस रूप में कि मैं सर्वहारा को बोल रहा हूं ये चीज, लेकिन जाहिर तौर पे ये लॉजिक की
मैं मेरे लिए बोलूंगा ये भी वही लॉजिक है जो सब्जेक्ट के अनक्रिटिकल सेलिब्रेशन तक जाता है। ये एक ऐसा एटोमाइज्ड इंडिविजुअल के तौर पे आणविकृत व्यक्ति के तौर पे देखता है व्यक्ति को, जो एकदम उसकी शक्ल से उसकी बात को समझा जाए। तो ये ऐसा एक कॉन्ट्रडिक्शन है पूरे पोस्टमॉर्टम थियरी में। एक तरफ वो सोर्सेज की डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो सोर्सेज अगर वो लिविंग है तो उनके सब्जेक्ट पोजीशन को, जो उनकी सब्जेक्ट पोजीशन है, उसको अनक्रिटिकली सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कोई दलित अगर दलित आंदोलन का नेता है तो नेसेसरली दलित मुक्ति के लिए सही लाइन रखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत वैसे ही जैसे कि नियासनिकोव एक मेटल वर्कर, उसने सोवियत सोशलिज्म की एक आलोचना रखी 1932 में, वो माइग्रेट कर गया था 1927 में वहां से। उसने वो आलोचना एकदम एनार्को सिंडिकलिस्ट पर्सपेक्टिव से और उसको डिफेंड करने का काम एक पेटी बुर्जुआ परिवार में पैदा हुए व्यक्ति ने किया। इससे क्या लगता है? प्रोलेटारियन पोजीशन एक लगातार पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में मिश्रित होने वाली पोजीशन होती है, एक कॉन्शियस चीज होती है, ये गिवन नहीं होता है सोसाइटी में किसी भी तौर पर। अब एक जगह ये बात है कि जब ये बात है कि कहीं ये सवाल आया अलग अलग जो ये है सवाल है उनको आप हल कैसे करेंगे, तो हमने ये जवाब दिया कि वो तो उस वक्त देखेंगे क्या उस वक्त की तात्कालिक जरूरतें हैं, क्या उस समय की एक्सिजेंसीज है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। हम थियरी को इसका सवाल नहीं बनाते। अम्बेडकर की शिफ्टिंग पोजीशन थियोरेटिकली शिफ्टिंग पोजीशन, और यहां पर फर्क किया जाना चाहिए। एक है कि टैक्टिकली हम किसी जीवंत प्रश्न का समाधान कैसे करेंगे, ये समाजवाद आएगा अभी कैसे बताया जा सकता है। जैसे हम एक कहां पर ये हुआ था कि कितने कोई एक साथी मिलकर उन्होंने बताया कि वो कैलकुलेट करके किसी संगठन से उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि कितने साल में हो जाएगा समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इस चीज को बताया ये वैसी मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। अगर ये बात करें कि समाजवादी सत्ता आ जाएगी तो किस ये उन प्रैक्टिकल टैक्टिकल इश्यूज को डील करने का सवाल है कि क्या क्या कदम उठाएंगे। ये हम तभी सोच सकते हैं, या हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तब हम साधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं करेंगे, और तब हम मार्क्सिज्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये हमारे लिए उस समय सोचने का इशू है। ये आइडियोलॉजिकली और थियोरेटिकली शिफ्टिंग पोजीशन वाली बात हो जाएगी। इससे कोई तुलना नहीं है कि अम्बेडकर ने अलग अलग समय पर जो शिफ्ट किया वो थियोरेटिकली कॉन्ट्रडिक्टरी था अम्बेडकर का जो शिफ्ट था। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे कहीं पेपर से अगर ये ध्वनि तो हम बिल्कुल इस बात को हम भी मानते हैं, साथ ही आसिफ बात जो बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के मुद्दों पर जो जेन्युइन अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन या दलित नॉन अम्बेडकराइट दलित ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि जेन्युइनली हो सकता है आइडेंटिटी की जमीन पर ही खड़े होते हैं। वो ये बात कर रहे हो कि जहां पर कास्ट ऑपरेशन होता है वहां उनके साथ हम लोग बनाते हैं जॉइंट फ्रंट। गुवाहाटी की घटना हुई थी तो दिल्ली में एक जॉइंट फ्रंट बना था जिसमें तमाम इस तरह के संगठन शामिल थे और डेमोक्रेटिक सिविल राइट्स डेमोक्रेटिक राइट्स के इशू पे निश्चित तौर पर हम भी, और कहीं भी पेपर में हमारा अगर ये कन्वे हुआ है तो हम इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है। अम्बेडकर के पूरे वर्ल्ड व्यू, उनके आइडियोलॉजिकल पोजीशन और थ्योरेटिकल पोजीशन का हमने क्रिटिक रखा है, जिसमें हमने बस ये जताने की कोशिश की है किसी भी रूप में अम्बेडकर के पास दलित मुक्ति का कोई हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट नहीं था। हमारा बेसिक पोजीशन सिर्फ इतना, इससे न एक कदम आगे न एक कदम पीछे इससे एक कदम, और हम लोग इस चीज पे स्टैंड करते हैं कि उनके पास नहीं है। और ये एफर्मेटिव एक्शन की ऊपर, क्योंकि ये बात भी आई जॉन डेली, एफर्मेटिव एक्शन नाम क्यों है इसका एफर्मेटिव, ये स्टेट अपनी तरफ से कर देगा एफर्मेटिव एक्शन। ये बेसिक पुराना बूर्जुआ लिबरल रिफॉर्मिस्ट प्रेजुडिस, पुराना उदार पूंजीवादी एक पूर्वाग्रह है कि जनता को अगर स्टेट ही कुछ दे देगा पहले से, एफर्मेटिवली एक्ट करेगा, तो इस तरह की नौबत ही नहीं पैदा होगी कि कोई सबवर्सिव एक्शन हो। यहाँ पर एफर्मेटिव किस चीज का ऑपोजिट है, सबवर्सिव का ऑपोजिट है। और जॉन डेली का पूरा सिद्धांत ये था और उसी चीज को फॉलो करते थे, उसी चीज पे उनका भरोसा था, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के दायरे से बाहर अम्बेडकर कभी थे। और यही बेसिक, क्योंकि ये उनकी फिलोसॉफिकल पोजीशन है, ये उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। इससे ये नतीजा कतई नहीं निकलता है कि अगर गोरखपुर या गोहाड़ा जैसा कांड होता है तो उसके विरोध में हम दलित संगठनों के साथ ज्वाइंट मोर्चा नहीं बनाएंगे, और ज्वाइंट फ्रंट हमने बनाया है, आगे भी बनाएंगे। ये हमारी सस्टेन्ड पॉलिसी है और ये हम पहले लगातार अमल करते हैं। तो इसलिए अम्बेडकर को छोड़ देने या पकड़ लेने का सवाल नहीं है, अम्बेडकर का एक सही बैलेंस्ड मूल्यांकन रखने का सवाल है जिसमें दो चीजों को अलग किया जाना चाहिए, उनका वर्ल्ड व्यू, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी इकोनॉमिक्स। और दूसरा, अम्बेडकर का हिस्टोरिकली क्या रोल रहा
एक तरीके से तो हम मानते हैं कि दलित आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में अम्बेडकर का एक रोल रहा, एक गरिमा की भावना पैदा करने में अम्बेडकर का एक रोल रहा। हालांकि उसमें भी बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर अगर अधिक से अधिक एक कंफ्रंटेशनिस्ट पोजीशन पर खड़े होकर आर्गुमेंट न किया जाए और इसको एक किसी साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर पहुंचने के लिए अगर ये आर्गुमेंट किया जाए तो हम मानते हैं इस बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम किसी किस्म का आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली नहीं कर सकते। और जो अम्बेडकर का वर्ल्ड व्यू, आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक्स था, उसका एक क्रिटिक इस पेपर में बहुत स्वीपिंग उससे आया है। इसमें कई सवाल ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा सा मिसकन्वर्ट होने की वजह से आ रहे हैं। वो सवाल जब अलग से अम्बेडकर का हम लोग पेपर रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से कॉन्क्रिटाइज होकर आएंगे। तो हाँ, मतलब इसी जुड़े बात थी कि जैसे साथी मेरे फ्रेंड कह के हमारे जो वरिष्ठ कॉमरेड उन्होंने देखा कि हमने नंगा कर दिया पहले। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रिटिक आइडियोलॉजी का और मार्क्सवाद में इसी तरीके से आलोचना करने की परंपरा नहीं है जितना हम लोगों ने पढ़ा। हमने बहुत मतलब मैं अभी सीखने की मंजिल में है और बहुत ही इनिशियल पढ़ाई कर रहे हैं मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म की। लेकिन हम लोग ने जितना पढ़ा यही भाषा होती है क्रिटिक। जब प्रूजो का क्रिटिक मार्क्स ने किया तो इसी भाषा में किया, या फिर जब बर्तनों का क्रिटिक लेनिन ने किया तो इसी भाषा में किया। इसमें भाषा से जैसे ठेस लग जाना, भावना को ठेस, ये भी एक भारत में चला रहा है, भावना को ठेस लग जाती है और आसानी क्रिटिकलिटी खत्म हो जाती है। तो ठेस का लॉजिक नहीं चलना चाहिए। ये हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अम्बेडकर की पोजीशन से इसी भाषा में आलोचना रखी जाए कम्युनिस्टों की। हालांकि दिक्कत यह कि अम्बेडकराइट्स रखते रहे हैं इस भाषा, कम्युनिस्ट नहीं रखते रहे, और वो किसी कलेक्टिव गिल्ट कॉन्शियस के शिकार है। ओह, हमने इस सवाल को देखा नहीं, ओह, हमने तो ठीक तरीके से जस्टिफाइड तरीके से सवाल को देखा नहीं, इसलिए अब जो सरेंडर कर एकदम अनक्रिटिकली हर एक चीज को। ये क्योंकि ये टैक्टिक्स का मतलब नहीं, ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के लिए थ्योरेटिकल क्राइसिस पैदा करेगा, और वेरी सीरियस थ्योरेटिकल क्राइसिस। ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग एक टेंडेंसी है, ये जो समझौता परस्त किस्म का एटीट्यूड है, आप किस चीज को एकोमोडेट करना चाहते हैं, किसको नहीं, तो ये तो उल्टा हो जाएगा मामला। जैसे माओ ने कहा कि सैद्धांतिक मसलों में अधिकतम संभव कठोर और रोजमर्रा के मसले यानी कि टैक्टिक्स, पॉइंट वगैरह के मसलों में अधिकतम संभव लचीला, तो भारत के कम्युनिस्ट मूवमेंट ने उल्टा कर दिया। वो सैद्धांतिक मसलों में अधिकतम संभव लचीला हो गया और रोजमर्रा के मसलों में अधिकतम संभव कठोर हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम जैसे इंडिया उससे जुड़ी हुई चीजें, तो एक पैर की बेड़ी बनती जिसको उन्होंने रखा भी पेपर, ये पैर की रोजमर्रा जो प्रोग्राम का सवाल उसको आइडियोलॉजी का सवाल बना दिया है, कार्यक्रम के सवाल को कि अगर आप इंडिया में तो आपको ट्रांसलेट हो गए, क्योंकि आप टू स्टेज थ्योरी मानते हैं, आप सीधे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बात खत्म, आठ बात दूसरे किस्म को बात की बात है, बात बात ये बात करती है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि ये बात सही है। कुछ देखिए इस पेपर की लिमिटेशन, कुछ सवाल उठाए गए जो एक मायने में गलत है, जैसे हमने हिंदुत्व की फिलॉसफी से इसको पूरी तरीके से सवाल आपका बिल्कुल, लेकिन ये पेपर का अपना मकसद नहीं था। हर पेपर अपने सवाल चुनता है कि वो कौन से सवाल उठाएगा, और वो सारे सवाल कभी नहीं उठा सकता है। निश्चित तौर पर इस पे एक अलग से पेपर होगा कि जो हिंदुत्व राइट जो है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा के जो ऑनस्लॉट है, जो हमेशा से ज्यादा तेज तरीके से आज वर्किंग क्लास को तोड़ रहा है, उसको दमित कर रहा है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। लेकिन एकदम अलग इशू, इस पर अलग से एक पेपर होना चाहिए जो कि निश्चित तौर पर कास्ट क्वेश्चन को भी डील करेगा। और शायद ऐसा कोई पेपर होता जो हिंदुत्व की विचारधारा का क्रिटिक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से करता, तो कोई ये कहता कि आपने कास्ट के सवाल को इसमें ठीक से नहीं उठाया, ये हो सकता था। लेकिन निश्चित तौर से ये अलग अलग पेपर के फोकस की बात है, तो ये हमारा फोकस उस रूप में नहीं था इसको उठाना। तो इसमें हम कहेंगे एक पेपर, इसमें और बात रखना चाहता था कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और फ्रैगमेंट्स को सेलिब्रेट करने की बात है, लेकिन इस पे एक अलग से पेपर है जो कि रखा जाएगा, जिसमें हम लोग इस पूरे सबाल्टर्न मेथोडोलॉजी का एक क्रिटिक रखेंगे। तो इसलिए उस पर हम, मुझे लगता है कि अलग से इस बात होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें और तफसील में रेफरेंसेस में जाके चीजों को कहा गया है। फिलहाल इतनी बात। धन्यवाद साथी अभिनव। अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंबेडकर सेंटर के फाउंडर कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मंजीत सिंह को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात।
सबसे पहले मैं मंच पर बैठे छात्रों को और में बैठे छात्रों को इसका बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम जो मार्क्स सिस्टम जो मैंने कास्ट क्वेश्चन को सीधे सीधे हेड डाउन भाव एड्रेस करना शुरू किया है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय लूँगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं खुश हूँ कि उन्होंने इस भाषा में सारी बातें कही है कि आम आदमी की एक्टिविटी इस तरीके से जायजा रखा है जैसे कोई स्कॉलर यूनिवर्सिटी का कोई समझ रहा हो। तो ये एक कला भी है और एक क्लैरिटी भी है कि आप कितना चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, उसके मैं बहुत आपको बधाई भी देता हूँ। बहुत बड़ा स्पैन आपने लिया, हिस्ट्री, थ्योरी, एवरीथिंग। मैं कुछ साधारण बातें करूँगा, प्रोफेसर ये बातें भी करूँगा, जो कि मैं अपने ही ढंग से क्वेश्चन पोज करके पहले हम समझने की बात, फिर उससे एक्शन क्या निकले उसकी बात करते हैं। दो ही बातें ये हम सब जानते हैं कि जब मोड ऑफ प्रोडक्शन की डिबेट एशिया में आई थी तो मार्क्स थोड़ा रुक गया था, तो उसको भी कहना पड़ा था कि ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ हम थोड़े अलग हैं, सारे लोग अलग पर इतने भी अलग नहीं कि हम इसको उन इंस्ट्रूमेंट से उन चीजों से नहीं समझ सकते जैसे जिससे हम सारी दुनिया को पहले समझे हैं। तो आप देखिए कि मैं इसको इस ढंग से अपनी बात को थोड़ा पेश करना चाहूँगा कि कास्ट सिस्टम आपका है मेरा सबसे बड़ी क्यूरियस कि यहाँ किसने पैदा कर दिया या पहले था, इसका आज रूप क्या है, पहले रूप क्या है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है, होनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज हमारे सामने साफ साफ है कि जहाँ बुद्धिज्म ने इतने साल पहले इसको तोड़ने की कोशिश की और बुद्धिज्म यहाँ से साफ हो गया, वो यहाँ पंथ नहीं सका हिंदू ब्रह्मनिकल आइडियोलॉजी के सामने, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। इसी तरीके से सिखिज्म ने कोशिश किया, सारा सिखिज्म का जो क्रिटिक है वो इसी किस्म का एक स्टेट ऑपरेशन के अगेंस्ट है और एक किस्म का ये पखंड था जो ब्रह्मनिकल पखंड था, इस्लामिक पखंड था उसके बीच और जाति प्रथा को तोड़ने का बहुत बड़ा अपराध नहीं टूटा। इस्लाम ने कोशिश किया, इस्लाम खुद टूट गया, इंडियन इस्लाम अंदर से, जाति उसमें पूरी है। इवन क्रिश्चियन, मैं थोड़ा गोवा में बहुत देर रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ 7 साल गोवा यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा कि वहाँ एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल की ऐसी होती थी, क्षत्रिय कैथोलिक के लिए बात चाहिए, ब्राह्मण कैथोलिक के लिए बात चाहिए। वहाँ का नेटवर्क से गड़बड़ी जैसा था कि क्षत्रिय कैथोलिक के लिए बात चाहिए, ब्राह्मण कैथोलिक के लिए क्या है कि ऐसे क्यों करते हैं, कहते हैं अपनी जाति के लड़के लड़की से ही शादी करेंगे। तो ये अपने आप में भले मार्क्सिस्ट हो या भले वैसे ही सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियन हो, जो भी कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए ये जाति प्रथा की जड़ कहाँ है जो सबको अपने रंग में रंग लेती है। वो डॉक्टर इसको ठीक करने आता है, वो डॉक्टर इसी का ही मरीज बन के रह जाता है, बहुत चीज में समझता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये क्यों ऐसा है। तो सोचने के बाद जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ा तो बहुत काम हूँ, लेकिन इस नतीजे में मैं निकला हूँ कि अगर आप वर्ना सिस्टम ले तो वर्ना सिस्टम में जात वर्ण आश्रम जो यूरोप में था, ग्रीक में भी था कि वहां की बॉडी के साथ जो सोसाइटी को नाप तोल के देखा जाता था, सिर ऐसा है, बाजू ऐसा है, पीठ ऐसा है, पैर ऐसा, वहां भी ये वर्ना सिस्टम की एक टाइप थी, डिफरेंट थॉट। इसी तरीके से अगर हम अपना वर्ना सिस्टम को ले जो कि ब्रॉडर सेक्युलर कैटेगरी है, जिसमें आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, कास्ट आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन वर्ना सिस्टम में आप हायरार्की में ऊपर नीचे, जाट जो है डोमिनेंट कास्ट है, वो शूद्रा है, रिचुअलिस्टिकली किसी को कुछ नहीं समझते हैं और ब्राह्मण को मजाक करते थे गाँव में। कभी ब्राह्मण सुबह गाँव में अगर दिख जाए तो उसको ईवल आई मानते थे, अगर शेड्यूल्ड कास्ट वही सिख मिल जाए तो कहते थे यार आज काम अच्छा। मतलब एक शूद्र का जो लगाओ था एक दर्द से कि वो भी काम करता है, मैं भी दिन भर जमीन से काम करता हूँ, तो हम भाई हैं, ये काम अच्छा हो गया। ये जो ब्राह्मण आ गया बीच में, तो आज तो मेरा नाना उसको सामने ऐसे जूता दिखाता था, मैं जो बेइज्जती करता है, मैं छोटा बच्चा कहता था आज मेरे पैर का पाँव कट जाएगा, कुछ बुरा काम हो जाएगा, ये सामने सुबह मिल गया, भगवान गाली नहीं देता था उसी के सामने। तो जो वर्णन सिस्टम है उसमें आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, ब्राह्मण से
पीपल दे आर रेडी, पटेल, सब कुछ ये ऊपर जो जितने यादवार लालू का थैंक्स टू लालू, उसने काफी ऊपर किया है उनको। हालांकि वो आइडियोलॉजी वही प्रेम रहता है, काम आप वही करते हैं जो दूसरे में करता था। अगर वो उस पोजीशन में टूटा तो ये ऊपर नीचे होता है, वो सिस्टम नहीं टूटता है, वो प्रेम नहीं टूटता है, प्रेम में ऊपर नीचे रीशफलिंग होती है। तो एक बात है, अब मैं ये एनालिसिस करता हूँ इसका, इस सिस्टम का, तो मुझे ये दिखता है कि 3 लोगों को हिंदुस्तान में तो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग मानते थे। फर्स्ट 3 वर्ना जो है उसको, एक तो हम देखो इंसान जो है हमारा बॉडी बीइंग है, जो कि एनिमल एनिमल है, जैसे तो बाकी जानवर है, बॉडी बीइंग है। दूसरा आपका कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से आप ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होते हैं। इंसान स्टार्ट होता है जब आप इस समाज के सारे तौर तरीके को जानते हैं और इसमें विचरते हैं और इसमें रहते हैं और उसको सीखते हैं, उसके बराबर होना चाहिए। तो हम मैं ये समझता हूँ जो पहले 3 वर्ना है उसमें जो द्वितीय वाला काम है, तो उसमें तो वो उसको पूरे इंसान का स्टेटस मिला, लेकिन जो चौथा वर्ना था उसको उसमें उसको पूरा स्टेटस नहीं मिला, उसको जानवर का ही रखा गया। जो इसका माने क्या है कि जो शूद्र है, जो काम करता है, जिसको आज की भाषा में ब्लू कलर वर्कर कहते हैं, जो सारा पेजेंट्री है, ट्राइबल है, भूर है, सब है, जो सारा धन दौलत पैदा कर रहा है खेतों में, तो उसको शूद्रा कहना है। लेकिन वो विद्या नहीं हो सकता, वो पूरा इंसान नहीं हो सकता, वो गधा ही रहेगा। मतलब उसको एक जानवर वाला स्टेटस देना है। अगर वो जनेऊ पहनेगा तो फिर वो इंसान का पूरा कल्चरल एजुकेशन भी उसकी हो जाएगी। लेकिन एक कैटेगरी उन्होंने और रखी, क्योंकि जो मुझे लगता है कि ग्रीक की जहाँ वो कुछ सिटीजन थे और कुछ स्लेव थे, तो ये तो 4 वर्ना वाले तो एक 3 वर्ना वाले पूरे सिटीजन जो कि मेजॉरिटी में रहे हैं, जो कि छोटे नंबर में रहे, वो तो पूरे सिटीजन है। चौथा वर्ना वाले हाफ सिटीजन है, और 5वां वर्ना जिसको आ वर्ना जो कैटेगरी से बाहर है, जिनको हम अनटचेबल शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, वो सिटीजन नहीं है, वो स्लेव है। जब नॉन सिटीजन है, इवन इन ग्रीकियन लैंग्वेज वो नॉन सिटीजन है, इसका मतलब सिस्टम के पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो स्लेव है। तो ये जो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमें उनकी हायरार्किकल आइडियोलॉजिकल जो स्कीम है वो उसकी पूरी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से समझ पाए। आगे वाली बात कि अगर ये बन भी गया तो वहां तो इंडिया जहां क्यों नहीं ये इसकी कोई भी जो चेन है लूज क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं आदमी शहर में आ गए, आदमी बड़े से बड़े होंगे, बड़े बड़े मैनेजर होंगे, कारपोरेट में चले गए, मिडिल क्लास बन के, एलीट बन के, कास्ट नहीं होते, अपने ही शादी करना है, अंदर ही शादी करना है, बाहर नहीं, क्रॉस रिलीजन भी करना है, क्रॉस कास्ट भी करना है। तो क्यों? तो मुझे ये लगा कि एक तो सब चीज देखने की जो बहुत जरूरी है, जो खासकर जो है जो फिफ्थ जिनको आवरना कहते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूँ कि क्यों अगर वो बेस है तो बाकी भी रहेगा, ऊपर से ऊपर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो उससे मुझे सोचने में ये लगता है कि सबसे बड़ी इस मामले की खासकर जब का ब्रिटिश में जब सेंसस किया सारा वगैरह कास्ट का सेंसस हुआ, उसमें अपनी एक टेक्नोलॉजी है कि आपको पता चलेगा तो आप कितने क्रिश्चियन बनाने हैं आपको क्लियर कट देखा होगा। ये कोई ऐसे ही वो रिजल्ट ने कास्ट का सेंसस नहीं किया, पता है चलिए आज भी करते हैं, बाकी क्रिटिकल एडवांटेज हो जाते हैं डिफरेंट स्टोरी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस कास्ट का ना टूटने का कारण इतना ये ज्यादा और मजबूत हुआ है कैपिटलिज्म के अंदर। एज पर मार्क्सिस्ट जो हमारी आइडियोलॉजी है, जब कैपिटलिज्म आता है तो ये टूटना चाहिए क्योंकि लार्ज स्केल वर्किंग क्लास स्केल होना। मुझे ये लगता है कि इससे मजबूत हुआ है। मजबूत इसलिए हुआ है